नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत का राज्य क्षेत्र, है ना। और तो उसमें क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद फिर राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में चर्चा करी थी, है ना, जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और उसमें जो संशोधन हुए थे उनकी चर्चा करी थी। ठीक है। और भाग 1 जो है जो आपका संघ और राज्य क्षेत्र है, संघ और राज्य क्षेत्र में केवल सारे अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 अनुच्छेद ही वो इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए। और जो राज्यों का पुनर्गठन मिला था इनमें से क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये ज़रूर आप पढ़ें। दूसरा, आज हम आपको नागरिकता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 2। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि किसको नागरिकता मिलेगी और कैसे नागरिकता मिलेगी। ठीक है, और इसके क्या क्या प्रावधान होंगे इन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भारत में नागरिकता है, तो नागरिकता का स्वरूप कैसा है। तो भारत में जो नागरिकता का स्वरूप है वो आपका एकल नागरिकता का स्वरूप है। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की नागरिकता की तरह भारत में भी नागरिकता का स्वरूप एकल है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर राज्यों की नागरिकता अलग है और केंद्र की यानी कि जो पूरे अमेरिका की है वो नागरिकता अलग है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन भारत में आपका एकल नागरिकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत जो है वो यूनियन संघ है और अमेरिका है वो फेडरल संघ है। ठीक है, यूनियन और फेडरल, इसलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता है और भारत में एकहरी नागरिकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे भारत में नागरिकता का स्वरूप तो भारत में जो नागरिकता है उसका स्वरूप है एकल नागरिकता। ठीक है, भारत में नागरिकता का स्वरूप आपका एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन आपका एक क्लियर हुआ। भारत में जो नागरिकता का स्वरूप है वो आपका एकल नागरिकता का है और जो कि कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब आप बात करते हैं अनुच्छेद 5 से। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है आपका। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान में ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो संविधान प्रारंभ से भारतीय नागरिक ऐसे भारतीय नागरिक हों जो संविधान प्रारंभ से भारत में रह रहे हों, उनका जन्म भारत में हुआ हो और संविधान प्रारंभ के 5 साल पहले से भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहे हों। तो इसमें 3 कंडीशन आती हैं अनुच्छेद 5 में। कौन कौन सी, नोट कर लेते हैं।
भारत में निम्न प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकों को नागरिक माना जाएगा। अब प्रावधान कौन से हैं? पहला जो आपका प्रावधान है, क्या प्रावधान है कि भारत में जिसका जन्म हुआ हो, है ना, और भारत के भूभाग में रह रहा हो, जिसके माता पिता भारतीय हों, है ना, और जो 1 जनवरी 26 जनवरी से 1950 से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो पहले ही है इसमें जिसका जन्म भारत के भूभाग में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म भारत के भूभाग में हुआ हो, या दूसरा कंडीशन है जिसके माता पिता भारतीय हों, या तीसरी कंडीशन ये कहता है या संविधान प्रारंभ से अर्थात कब से? 26 जनवरी 1950 के पहले से 5 वर्ष पूर्व से भारत में स्थायी तौर पर निवास कर रहा हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में 3 तरह की कंडीशन लगाई गई हैं। क्या क्या कंडीशन लगाई गई हैं कि भारत में निम्न प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकों को नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें एक शब्द और लिख लीजिए, जिनका भारत में अधिवास हो। ठीक है, अधिवास हो। अधिवास का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई स्थायी रूप से रह रहा हो। ठीक है, अधिवास का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें स्थायी रूप से रहा जाए। ठीक है, अधिवास का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें स्थायी रूप से रहा जाए, उसे अधिवास कहते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 कहता है कि जिसका जन्म भारत के भूभाग में हुआ हो।
ठीक, ऐसा नागरिक जो भारत की भारतीय भूभाग में जन्मा हो, कब से? 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, और जिसका माता पिता भारतीय हो। संविधान प्रारंभ 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से भारत में स्थायी तौर पर रह रहा हो, निवास कर रहा हो, ऐसे लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, ये तो कहता है अनुच्छेद 5। ठीक है, ऐसे लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे, ये कहता है आपका अनुच्छेद 5। ठीक है, अब अनुच्छेद 6 की बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब बात करते हैं ना अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किए गए लोगों की नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत में पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किए गए व्यक्ति की नागरिकता, अर्थात जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर रहे हैं ऐसे लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। अनुच्छेद 5 में क्या था कि अनुच्छेद 5 में तो सब ऐसे लोगों को नागरिकता थी जिसके माता पिता भारतीय हों, जो भारतीय क्षेत्र में जन्मा हो या 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से स्थायी तौर पर रह रहा हो, उन्हें ना भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान से भारत के लिए आए थे ना, प्रव्रजन किए थे, भारत में रहने के लिए बंटवारा हुआ था, और जब बंटवारा में जो आए हैं लोग उनको नागरिकता कैसे, ऐसे किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, तो उसका क्राइटेरिया अनुच्छेद 6 में बताया गया है। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया जो कहता है, नंबर फर्स्ट, ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से भारत में 19 जुलाई 1948, इन्होंने एक डेडलाइन दे दी। कौन सी डेडलाइन है? 19 जुलाई 1948। ठीक है, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गए थे, उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व
पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर गए थे। प्रव्रजन का मतलब होता है कि किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से बस जाने की इच्छा रखना। ठीक है, प्रव्रजन शब्द का मतलब होता है किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से बस जाने की इच्छा रखने वाला। अर्थात जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। अब पाकिस्तान से भारत तो आए थे, 1947 में बंटवारा हुआ था। उसके बाद 19 जुलाई 1948 तक जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर गए, किस लिए? स्थायी तौर पर निवास करने के लिए, स्थायी निवासी बनने के लिए जो पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर गए। कब से? 19 जुलाई 1948 से पूर्व। ठीक है, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, यानी कि वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 6 इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 7। नोट कर लो इसे, फिर बताते हैं। चलिए, अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र से भारत राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान में 1 मार्च 1947 के बाद गया व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गया व्यक्ति तथा 19 जुलाई 1948 से पूर्व यदि वापस आ गया तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि भारत का विभाजन तो हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, जमींदार, व्यापारी, है ना, और प्रशासनिक कार्य करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनकी ज़मीन जायदाद और दौलत पाकिस्तान में थी। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग ऐसे थे जिनकी ज़मीन जायदाद दौलत भारत में थी। तो ऐसे लोगों के लिए ये कहा गया कि आप 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में, वो पाकिस्तान में गया है, ठीक है, और 19 जुलाई 1948 से पूर्व यदि वो वापस नहीं आता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और 19 जुलाई 1948 से पूर्व यदि वह वापस आ गया तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है,
अर्थात उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे मान लो कि किसी भारतीय का पाकिस्तान में ननिहाल है, किसी की शादी हुई है, किसी का कुछ हुआ है, तो वो आना जाना तो होना था ही, है ना। तो उसके लिए एक ये क्राइटेरिया लगा दिया गया कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व यदि आप वापस आ जाते हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी, है ना। और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आते हैं तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा ही एक केस था, एक महिला थी जिसकी शादी भारत में हुई थी और वो रहने वाली पाकिस्तान की थी, और वो बार बार पाकिस्तान आना भारत आना जाना करती रही, लेकिन फाइनली वो मई 1948 में पाकिस्तान गई और वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आई और भारत ने उसकी नागरिकता रद्द कर दी गई थी। ठीक है, तो इन्होंने अनुच्छेद 7 में यही कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद, यानी भारत का विभाजन जब हो गया था, 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में गया है और अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले वापस नहीं आता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक 19 जुलाई 1948 से पूर्व आ जाता है तो उसे भारतीय नागरिक कहा जाएगा और उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आप अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 कहता है जो संविधान प्रारंभ पर विदेशों में रह रहे लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान। ठीक है, यानी कि ठीक है, अनुच्छेद 8 कहता है कि संविधान प्रारंभ पर विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, यानी जो भारतीय लोग विदेशों में रह रहे हैं, कुछ अपने कारोबार से संबंधित रह रहे हैं, कुछ बिजनेस से संबंधित रह रहे हैं, कुछ प्रशासनिक कार्य से संबंधित रह रहे हैं, कोई देश के लिए खेलने चला गया है, तो ऐसे लोगों की नागरिकता का क्या होगा। यानी कि अर्थात ऐसे समझा जाए कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, यानी कि संविधान प्रारंभ का मतलब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950, संविधान प्रारंभ मतलब 26 जनवरी 1950 के तरफ जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, है ना। तो अब पहले क्या था, अब हवाई जहाज चल रहे हैं, यानी एरोप्लेन चल रहे हैं, है ना, फ़ोन की सुविधा है, सोशल मीडिया है, तब तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना। अब जैसे मान लो कि भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे गई है, अब वो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे एरोप्लेन से तो जाएगी नहीं, जाएगी पानी वाले जहाज से, तो 3 महीने जाने में लगेंगे, 3 महीने आने में लगेंगे, और जब तक इधर से 3 महीने में पहुंच पाए और कुछ दिन खेलने में लगेंगे, टूर्नामेंट खेला जाएगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब पता लगा यहाँ से तो टीम निकल गई, टीम पहुँची ऑस्ट्रेलिया और इधर भारत का हो गया बंटवारा। तो अब फ़ोन तो था नहीं जो कहा जाता, हेलो मेजर ध्यानचंद जी कहाँ हैं आप, यहाँ भारत का बंटवारा हो गया, आपको कहाँ रहना है, भारत में रहना है पाकिस्तान में रहना है ना। तो ऐसी व्यवस्थाएं तो थी नहीं, इसलिए अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत संविधान प्रारंभ पर विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होगा। तो उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान होगा वो है कि विदेशों में भारतीय कौंसिल
अथवा दूतावास में आवेदन करके अपनी नागरिकता बरकरार रखना। ऐसे लोग जो 26 जनवरी 1950 के दौर में विदेशों में रह रहे थे और इधर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो जो भी भारतीय खिलाड़ी या भारतीय कारोबारी या भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जो भी विदेशों में रह रहे थे, उनके लिए उसी देश में ब्रिटिश शासन ने प्रत्येक देश में एक इंडियन एम्बेसी बना रखी थी, है ना, जो ब्रिटिश शासन की तरफ से थी। ब्रिटिश शासन ने ही प्रत्येक देश में इंडियन एम्बेसी और पाकिस्तान की एम्बेसी बनाई थी। जिसको भारत में रहना था वो भारत की एम्बेसी में आवेदन कर सकता था, और जिसको पाकिस्तान में रहना था, पाकिस्तान का नागरिक बनना था, वो पाकिस्तान की एम्बेसी में आवेदन कर सकता था। तो अनुच्छेद 8 आपका भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। ठीक है, समझ में तो आ रहा हो आप लोगों को इसमें, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं। नागरिकता का जो प्रावधान है जो उसमें पूछे जाएंगे वो आपके जो नागरिकता अधिनियम 1955 आएगा, अभी जब मैं नागरिकता अधिनियम 1955 पर डिस्कस करूंगा उसमें से क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें तो कुछ खास नहीं है, इसमें 3 ही अनुच्छेद खास हैं, एक 7, एक 8, एक 9। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, वो 6, 7, 8, सॉरी 9 नहीं है, 6, 7, 8। 9 में तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने की बात करी जाती है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर क्या होगा, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार को ले लीजिए, अक्षय कुमार यहाँ रहते ज़रूर हैं लेकिन इन्होंने कनाडा की नागरिकता ले रखी है, इसलिए अक्षय कुमार यहाँ पर वोट नहीं डालते हैं, यानी वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। ठीक है, और अब पहले तो कुछ नहीं था, अब तो POI और OCI कार्ड भी आ गए हैं, इनका डिस्कस हम अभी करेंगे। इनका भी भारतीय नागरिकता 1955 का जब पढ़ाएंगे वो समझाएंगे, तभी इसकी डिस्कस करते हैं सभी। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 10 जो है वो कहता है भारतीय नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, अनुच्छेद 10 में यही बात कही है, जो भारत के नागरिक हैं उनके अधिकार कोई छीनेगा नहीं, उनके अधिकार बरकरार बने रहेंगे। ठीक है, यह कहता है अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिक संबंधी कानून
ठीक है। नागरिक संबंधी विधि बनाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। और कोई भी नागरिकता संबंधी कानून कोई राज्य नहीं बना सकता, सिर्फ संसद ही नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें नागरिकता संघ सूची का विषय है। ठीक है। और संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, ठीक है। अभी तक तो हम आप लोगों को केवल नागरिकता के बारे में समझा रहे थे। अब असली नागरिकता का जो कंपटीशन में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है आपका नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 थोड़ा बड़ा है, तो इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो गया आज, ठीक है। तब कल तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं आप लोगों को नए टॉपिक के साथ, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। धन्यवाद।